नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में जानेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, 1947 सभी प्रकार के अधिनियमों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में, और 1919 के बारे में जानते हैं और समझते भी हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। 1919 में भारत शासन अधिनियम को बनाया गया, इसके बाद उसको लागू 1921 से किया। इस कानून को मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। जिस प्रकार से 1909 में हमने देखा था कि माले-मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता था, उसका रीजन क्या था कि लॉर्ड माले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जैसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार से मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको जाना जाता है 1919 के अधिनियम को। तो मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इसी प्रकार से मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अब अधिनियम की विशेषताएं हैं जो 1919 के, तो उसमें सबसे पहले विशेषता की बात करें तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक हो ही बना रहा। ओके। और नंबर 2 बात करें तो इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वंद्व शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। अगली बात करें विशेषता की, तो तीसरे नंबर की विशेषता की बात करें, इस अधिनियम से ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया। इस 1919 के अधिनियम ने क्या किया कि द्विसदनीय व्यवस्था की और प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था इसी ने की। जो डायरेक्टली हम निर्वाचन करते हैं, जनता द्वारा होता है डायरेक्टली, जैसे लोकसभा का और विधानसभाओं का चुनाव होता है तो डायरेक्टली प्रत्यक्ष तरीके से होता है। ओके। ग्राम पंचायतों का चुनाव भी प्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो इसी प्रकार के जो प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव की प्रक्रिया है, वो इसी कानून द्वारा, इसी अधिनियम द्वारा बनाई गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। इससे पहले द्विसदनीय व्यवस्था नहीं थी, अकेला एक भारतीय विधान परिषद था। इसके स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई और इसमें राज्यसभा और लोकसभा के रूप में ये सदन आए। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। पहले राज्यसभा में प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित किया जाता था। अब इसके बाद बात करें, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, उस परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना बहुत ही आवश्यक था, कमांडर इन चीफ को छोड़ करके। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। अब इसके बाद बात करें अगली जो विशेषता की, इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया।
इस कानून ने लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्च आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इसने क्या किया कि कानून में ने लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का एक प्रकार से वहां पे इस सृजन किया और जो काम हो रहे थे भारत सचिव के द्वारा उन कार्यों को उच्च आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात करें, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। इसी कानून के द्वारा ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1900 यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी एक प्रकार से होप है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी बिल्कुल। जैसे कि ये बात हो रही है कि 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में लोक सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यूपीएससी वाली बात करें, जो कि बताया था कि 1833 में सिविल सेवकों के लिए यूपीएससी के लिए भर्ती की प्रक्रिया जारी की थी, लेकिन क्या हुआ था कि जो हमारा निदेशक मंडल था उसके प्रावधान के कारण वो रद्द हो गया। इसके बाद 1853 का जो अधिनियम आया था, तो 1853 के अधिनियम में सिविल सेवकों के लिए भी भर्ती के लिए प्रक्रिया चालू हुई थी, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया कि इसने सिविल सेवकों की आयोग के लिए, सिविल सेवा के आयोग के लिए एक आयोग का गठन किया और उसमें 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। ओके, तो जो पहल जो की गई थी यूपीएससी के बारे में वो 1833 से ही की गई थी, लेकिन इस 1919 के एक्ट ने 1926 में क्या किया, इसी के माध्यम से एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। ओके, अब इसके बाद बात करें हम, इसने क्या किया कि इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। केंद्रीय बजट था उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया और ये कहा कि विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अपना काम करना चाहिए। ओके, अगला इसका जो विशेषता थी, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस प्रकार से हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाता है। अब बात करें हम साइमन आयोग के बारे में। साइमन आयोग की बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की, जिसमें 7 सदस्य थे। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वंद्व शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों की बात करें तो आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में से यूं ही चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार से हमारा साइमन आयोग था। ओके, हम बात करें अब किसकी बात करें, सांप्रदायिक बोर्ड अवार्ड की बात कर लें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है और अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियन और अंगल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए इसे अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत
व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरबदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। अब इस अधिनियम की हम विशेषताओं की बात करें तो इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची, इसमें 59 विषय थे, राज्य सूची 54 विषय थे इसमें, और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। जो संघ सूची थी वो केंद्र यानी वो संपूर्ण पूरे केंद्र के लिए थी। राज्य सूची राज्यों के लिए है, इसमें राज्यों से संबंधित विषय रहेंगे, राज्य इसमें हस्तक्षेप कर पाएगा और संघ सूची में संघ कर पाएगा, और समवर्ती सूची में राज्यों और केंद्र का दोनों का उसमें हक होगा। और जब ऐसा विषय रहेगा जिसमें पावर की बात करें, कोई ऐसा नियम कानून बनाना है तो वहाँ पे जो ज़्यादा शक्ति की बात करें तो केंद्र के पास वो शक्ति रहेगी। समवर्ती सूची में ऐसी बात कही गई है। और अपशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। और अगली बात करें तो इसने प्रांतों में द्वंद्व शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दिया गया। अगली जो बात करें, इसने केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित कर दिया गया, आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। और अगली बात करें अगली विशेषता की, तो विशेषता हमारी ये है, चौथी है, उसमें कहा गया है तो इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार बंगाल, इसमें कौन कौन से थे, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। अगली बात करें तो इसने 5वें नंबर में क्या है, इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कर दिया। किसने? 1935 वाले कानून की बात हो रही है, अधिनियम की बात हो रही है, यहाँ कानून बोलना अच्छी बात नहीं है, एक्ट की बात हो रही है। इसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम है। और अगली बात करें, 6वीं जो विशेषता है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषदों को, जो भारत परिषद है उसको समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारी टीम मिल गई। ओके, इसने क्या किया कि भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा जो स्थापित भारत परिषद था उसको इसने समाप्त कर दिया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। ठीक है, सलाहकारों की टीम मिल गई। अगला जो विशेषता की बात करें, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। ओके, अब इसके बाद अगली जो विशेषता है 8वीं है, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई, एक्ट द्वारा की गई। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या किया गया कि आरबीआई की स्थापना की गई। और इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। इसी एक्ट के द्वारा ही संघीय लोक सेवा आयोग की और साथ ही साथ प्रांतीय राज्य लोक सेवा आयोग की और 2 राज्यों को मिलाकर के एक संघीय लोक सेवा संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना इसी ने की। इसी के तहत हुई है 1935 के अधिनियम के द्वारा। जो अगली विशेषता है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ओके,
अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करते हैं तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। देखो, क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनने घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को कि भारत को 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी, इसने ये बोला। लेकिन इसके बाद सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी, ये घोषणा करने के बाद मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। तो बात कही 3 जून 1947 को भारत सरकार ने फिर क्या किया कि स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। देखो, क्लीमेंट एटली ने तो घोषणा की कर ही दी थी कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया। तो क्या हुआ कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। किसने स्पष्ट किया? स्पष्ट इसको किसने किया कि ब्रिटिश सरकार ने इसको स्पष्ट किया कि उन क्षेत्रों में संविधान सभा द्वारा बनाया गया कानून है, जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। ये यहाँ से प्रश्न बनता है, माउंटबेटन योजना किसे कहा जाता है? जो विभाजन की प्रक्रिया वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने की, उसे ही माउंटबेटन योजना का नाम दिया जा सकता है। ओके, जैसे कि ये लिखा है माउंटबेटन योजना। ओके, इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। अब अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, उसको भी देख लेते हैं। तो अधिनियम की विशेषताओं की बात करें, इसने सबसे पहली विशेषता में क्या कहा? इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है, सबसे पहले उसने यही किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हो जाएगा। और अगली विशेषता की बात करें तो इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों को संप्रभु राष्ट्र और भारत और पाकिस्तान का सृजन कर दिया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसके बाद अगली बात करें तो इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति एक नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। ओके, यहाँ पे करनी थी, टाइपिंग में भी मिस्टेक हो जाता है। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थीं, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। ओके, उनको ये भी कर दिया कि भाई अपना कानून बनाइए, अपने हिसाब से चलाइए, स्वतंत्र ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया कानून उसको भी समाप्त कीजिए। यहाँ तक कि जो स्वतंत्रता अधिनियम कानून था उसको भी आप समाप्त कर सकते हैं, अपने हिसाब से निरस्त कर सकते हैं, ऐसा कानून बना सकते हैं। पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद बात करें 1900, इसने क्या किया कि दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण करें और कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती हैं। और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। अगली बात करें, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। अब इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। और अगली जो लास्ट विशेषता थी, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही क्या हो गया कि भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। इसके साथ ही क्या इसकी व्यवस्था की, हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंध यहाँ से आगे है जो, हाँ ये है। इसके साथ ही व्यवस्था
इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। अब अगली जो बात करें विशेषता की, अगली विशेषता भी है, इसने भारतीय रियासतों को पर यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। जो भी रियासतें हैं वो क्या क्या कर सकती हैं, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ मिल सकती हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, वो स्वतंत्र हैं इसके लिए। अगली जो विशेषता है, इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। अगली जो बात करें, इसने ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक ने के नाम पर गवर्नर जनरल को भी किसी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। अगली जो बात करें, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। और अगली बात करें, इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर देश भारत के प्रधानमंत्री को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनको शपथ किसने दिलाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो भारत के क्या थे, स्वतंत्र भारत के क्या थे, वो गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को घुमाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को शपथ किसने दिलाई। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री को किसने दिलाई थी? गवर्नर जनरल ने, जो कौन थे? स्वतंत्र भारत के कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है। इस प्रकार से हमारा आज सभी प्रकार के अधिनियम हो जाते हैं और आगे हम जानेंगे, इससे आगे वाले वीडियो में जानेंगे अगला चैप्टर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।